हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नाम से पता चल रहा है, यानी इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री का सम बेसिक टर्म पढ़ेंगे। लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लेक्चर 1 देख के आए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे पहले कंप्लीट कीजिए। तो आज हम लोग लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। तो आज का कंटेंट क्या है देख लेते हैं। आज मेनली हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें ये 5 लॉ है, और देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लर्निंग आउटकम क्या होगा, ये किसी एनसीईआरटी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में से हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात, ये लॉ आया ही क्यों। हम लोग क्या देखें कि केमिस्ट्री क्या है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइंड करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देता है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कंबाइंड कैसे कर रहा है, कैसे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन कर रहा है, मतलब कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ ना कुछ तो लॉ होना चाहिए ना, कि कोई भी आपस में कंबाइंड तो नहीं कर सकता है। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। देखिए यहाँ पे क्या है, the combination of element to form compound is governed by the following 5 basic rule। उनमें से आइए, फर्स्ट रूल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत ही इजी लॉ है, जो आप क्लास 9-10 में भी पढ़ के आए होंगे। क्या पढ़े बताइए, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो उसी लॉ को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है देखिए, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी अगर हम, ठीक है, मैटर नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में इसका क्या होगा कि टोटल मास रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पे आप ध्यान दीजिए, क्या है हम लोग पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हम लोग निकालते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या है मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ कार्बन, यानी मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना होता है, आप इतना तो पढ़ के आए हुए 9-10 में। मास ऑफ कार्बन होता है 12 ग्राम। मास ऑफ O2, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा, 32, यानी ये कितना आया, 44 ग्राम। ये क्या आया, मास ऑफ रिएक्टेंट। अब देखते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ध्यान दीजिए। मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में क्या है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसे देखते हैं। कार्बन का मास कितना है, 12 है, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ, 16। कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, दो से मल्टीप्लाई कर दी। तो आप देख लो यहाँ पे आपके पास क्या आया, 12 प्लस ये क्या है, 32, यानी कितना आया, 44 ग्राम। तो आप देख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट भी कितना है, 44 ग्राम। मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना है, 44 ग्राम। तो यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। क्लियर है, बहुत इजी है ये। आइए, इन उसी चीज को लिखा हुआ यहां पे ध्यान दो। इन ऑल केमिकल एंड फिजिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोडक्ट। कोई नया चीज नहीं है, आ जाओ। अब देखिए यहां पे समझिए, नोट करके कोई पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अ बेस्ड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए ध्यान देते हैं। अब 9-10 में पढ़ते थे ना, केमिकल रिएक्शन को वहां पे हम लोग क्या करते थे, बैलेंस करते थे। बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस में क्या करते थे, एटम को बैलेंस करते थे। जब एटम बैलेंस होगा तो मास कंजर हो जाएगा, यानी विदाउट बैलेंस किए हुए हम कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई नहीं कर सकते। आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप। जिसे आप लोग जानते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइंड करता है तो क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो चलो यहाँ पे देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। कितने हाइड्रोजन है, दो, दो से मल्टीप्लाई किए, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16। कितने ऑक्सीजन है, दो, दो से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए क्या आया, 2 प्लस 32, यहाँ पे कितना आ गया, 34 ग्राम। ये आपका क्या आया, मास ऑफ रिएक्टेंट, कितना, 34 ग्राम। अब प्रोडक्ट को देखते हैं, एक हाइड्रोजन है तो 1, सॉरी हाइड्रोजन का मास 1। कितना हाइड्रोजन है, दो, दो से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन तो कितना है, 16।
यानी अब हम बात करें तो 2 प्लस 16 कितना आ गया हम लोगों के पास, सॉरी कितना आया, 18 ग्राम। तो आप यहां पे देखो, क्या ये 34 ग्राम और ये 18 ग्राम इक्वल है? लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। तो ये क्यों नहीं इक्वल हुआ? क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है। यहां पे आप देखो, रिएक्टेंट 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। यानी यहां पे हमें इसे बैलेंस करना होगा, 1/2 देना होगा। अब इसका मास अगर हम निकालेंगे तो रिएक्टेंट का भी 18 ग्राम आएगा, प्रोडक्ट का भी 18 ग्राम आएगा। समझ पा रहे हैं? तो जब भी बैलेंस जो करते हैं किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। अब यहां पे क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इसे हम क्या लिखे, 1/2 O2। समझो, देखो O2 होता है, हम यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/2। क्या लिखे, 1/2। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जिस नंबर को हम लिख रहे हैं जो यहाँ पे होता है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 2 कट जाएगा, कितना आया, 1। यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑक्सीजन को। कोई दिक्कत? तो जब भी आएगा कि हम लोग बैलेंस करते हैं वो किस पे बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। आओ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ द इन द गिवन रिएक्शन, यानी रिएक्शन दिया है, हम लोग को डी का मास निकालना है। ए का मास कितना है, 10 ग्राम, बी का 7.5 ग्राम, सी का 8.5 ग्राम, डी का मास निकालना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, कितना है, 10 ग्राम, प्लस बी का कितना है, 7.5 ग्राम। आ जाओ, सी का कितना है, 8.5 ग्राम। डी का मास नहीं है, डी का मास तो ही निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है, मास ऑफ डी। चलिए यहाँ पे इस स्टेप से लिखते हैं, मास ऑफ डी निकालना है। आप इसे ऐड करो, कितना आएगा, 17.5, 8.5 प्लस मास ऑफ डी। यानी यहां से अगर हम बात करें तो मास ऑफ डी मेरा क्या हो जाएगा, 17.5 माइनस 8.5। यानी यहां पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 जीरो बचा, और ये 17 में 8 चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा, 9। यानी डी का मास कितना है, 9 ग्राम। तो ये कहां से हम अप्लाई किए, कंजर्वेशन ऑफ मास से। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, समझने के लिए काफी है इतना एग्जाम्पल। आइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है। क्या होता है लिमिटेशन, उसे समझिए। दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उस बात को समझो। किसी के मास को अगर हम लाइट के स्पीड के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मास मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। अब मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो मास तो कंजर्व रह नहीं सकता है ना। तो इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में ये कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ फॉलो नहीं करता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, हम क्या बोले, किसी भी मास को लाइट के स्पीड के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करना चाहें तो हमको क्या लिखना होगा, मास प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, मास प्लस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। दोनों को ऐड कर दिए, मास और एनर्जी को, तब यहां पे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, चलो आइए एक यहां पे एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ, अभी तो बताए थे कि बैलेंस किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है। ठीक, चलो अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। ध्यान दीजिए, ये जब 5 लॉ जो है ना, उसका नाम पे आप जाइएगा, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सेकेंड लॉ यहां पे क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नाम क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। समझो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कंपोजिशन किसे बोलते हैं, जिससे वो मिलके बनता है। कांस्टेंट यानी कोई भी कंपाउंड जिससे मिलके बनता है उसका कंपोजिशन, यानी जिससे मिलके बन रहा हो, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आओ डिफिनेशन को देखें। देखिए, a chemical compound is always found to be made up of the same element combined together in same fixed proportion by mass। यानी कोई भी एलिमेंट जिससे मिलके बना है, जो उसका कंपोजिशन है, उसका मास का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। एग्जांपल देखो, CO2 ये है। अब कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो दो का कितना हुआ, 32 ग्राम। चलिए
इसका हम रेशियो निकालने, 4 से डिवाइड होगा ना, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, यानी रेशियो क्या आया 3:8 कार्बन और ऑक्सीजन का, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आपके घर के चूल्हे से निकल रहा है, या अगल बगल पास के फैक्ट्री से निकल रहा है, या फिर कोई बड़ा फैक्ट्री से निकल रहा है, कहीं से भी निकल रहा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा क्या होगा, 3:8 होगा। समझ पा रहे? तो नाम में पकड़ो आप, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कोई कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है, जिससे मिलके बना होता है, उसका मास का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, इजी से समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है यहां पे, irrespective of the source a given compound always contains same element combined together in same proportion by mass। ये फर्क पड़ता ही नहीं है कि आप एक एलिमेंट कितने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से ले रहे हैं, अगर एलिमेंट सेम है तो उसका कंपोजिशन जो होगा, उसका मास का रेशियो जो उसके कंपोजिशन में होगा, क्या होगा, सेम होगा। आओ एग्जांपल, कोई मान लो इस कुएं से पानी निकाल रहा है H2O, कोई इस मान लो पौंड तालाब से निकाल रहा है पानी H2O, कोई इस सी से समुद्र से पानी निकाल रहा है, या कोई ट्यूबवेल इस चापाकल से निकाल रहा है H2O। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे भी अब बताओ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 ग्राम, दो हाइड्रोजन का मास कितना, 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन का मास कितना, 16 ग्राम। तो यहां पे रेशियो कितना आया, 1:8। तो आप यहां से भी निकालिएगा तो ये भी रेशियो कितना आएगा, 1:8। यहां से अगर सी से आप वाटर लेते हैं तो यहां पे भी रेशियो कितना आएगा, 1:8। ट्यूबवेल से भी लेते हैं तो यहां पे भी रेशियो कितना आएगा, 1:8। यानी सेम कंपाउंड है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से ले रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे कंपाउंड जिस चीज से मिलके बना उसका मास का रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। समझ पा रहे हैं, इजी समझ में आ रहा होगा। आ जाओ, चलो आओ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थ्योरी तो हो गया, क्वेश्चन पे आना है, हमको अप्लाई करने सीखना है कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या है, if there are 38 gram of hydrogen in sample of pure methane, how many gram of carbon are present। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो। 38 ग्राम, if there are 38 ग्राम of hydrogen in a sample of pure methane, प्योर मीथेन है जिसमें हाइड्रोजन कितना है, 38 ग्राम है। हम लोगों से पूछ रहा है कि उसी 38 ग्राम, जब प्योर मीथेन में 38 ग्राम जब हाइड्रोजन है तो कार्बन कितना होगा। समझ पा रहे, आ जाओ ध्यान दो। मीथेन का बात किया ना, तो देखो मीथेन यानी CH4। ठीक, यहां पे आप निकालो रेशियो मास का, कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। ठीक है, ये सब आप पढ़े 19 में, ये हम उम्मीद करते हैं आप जान रहे होंगे कार्बन का मास 12 ग्राम। अदरवाइज इसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम, तो 4 हाइड्रोजन है, कितना आया, 4 ग्राम। अब रेशियो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का क्या आ गया, आप इसे डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आया, 3:1। यानी मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 3:1। अब बताओ ये रेशियो क्या मीथेन का कभी भी चेंज करेगा, नहीं करेगा। यही तो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो अब हम निकालते हैं, ध्यान दीजिए, मास ऑफ कार्बन का रेशियो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो। कितना आया मेरा कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो, 3:1। अब यहां पे कार्बन का मास निकालना है हम लोगों को, मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है कितना, 38, तो चलो कितना आया, 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास ऑफ कार्बन आपका क्या आ गया, 38 इंटू 3। यानी अगर हम बात करें, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, कितना आ गया, 114 ग्राम। यानी जब 38 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो उस प्योर मीथेन में कार्बन कितना होगा, 148 ग्राम। बताओ ये क्लियर है या नहीं। ठीक है, आ जाओ, चलिए देखिए क्वेश्चन को समझिए। इस टाइप का अच्छा क्वेश्चन माना जाता है अपने आप में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या है क्वेश्चन, देखो 6.48 ग्राम ऑफ पीबी combined directly with 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म PbO2। यानी क्या बोल रहा है, 6.48 ग्राम ऑफ पीबी यानी लीड कंबाइंड कर रहा है
ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन कितना है 1.002 ग्राम और बना रहा है PbO2। तो देखो यहां पे Pb कितना है 6.48 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 1.002 ग्राम, क्या बनाया PbO2। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, ऑल्सो PbNO3 फॉर्म PbO2 and the percentage of oxygen present in PbO2 is 13.38%। अब क्या बोल रहा है, PbNO3 से भी PbO2 बन रहा है, तो यहां पे PbO2 में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 13.38, सो दैट इट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब है कि ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो फिर से ध्यान दो इधर, क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, अगर सेम कंपाउंड है डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से ले रहे तो उसका मास का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहां Pb और O2 मिलके PbO2 बन रहा है, यहां PbNO3 से PbO2 बन रहा है, तो यहां पे जो लीड और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वही रेशियो यहां पे होगा। अगर इसको फॉलो करेगा तो हम बोल देंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। तो यहां पे ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है, अब हम अगर यहां पे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेंगे और यही चीज आ जाएगा यानी सेम रेशियो होगा। तो चलो देखते हैं। चलिए, तो देखो ये रिएक्टेंट है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से पहले आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाइए, यानी जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहां पे बताओ, ये 0 ये 2 हुआ, 8 4 6 और 1 7, यानी 7.482 ग्राम आया क्या PbO2। अब हम यहां पे निकाल लेते ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो चलो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन PbO2। अब बताओ, अब परसेंटेज कैसे निकालें, आपका रिजल्ट आया मैट्रिक का या नहीं आया, आने वाला है, तो आप कैसे निकालिएगा, जो आप मार्क्स लाइए बाय टोटल मार्क्स। तो हम ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन कितना है 1.002 बाय टोटल मास कितना है 7.482, परसेंटेज निकाल रहे थे, यहां क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका रिजल्ट सेम आएगा 0.38%, यानी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से है लेकिन ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम है, तो हम बोलेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है। समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा होगा तो आप वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ, चलिए इस क्वेश्चन को आपको खुद से आंसर देना है। क्या है ध्यान दो, परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल ऑफ CuO obtained by different method were found to be same। देख लो, आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड लिया है, ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कॉपर ऑक्साइड ले रहा है और उसका रेशियो जब निकाल रहा है, परसेंटेज यानी रेशियो निकाल रहा है, वो क्या है सेम है। तो आपसे पूछ रहा किस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो सिंपल हम बोलेंगे ये किस लॉ को फॉलो करेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो करेगा। ठीक, चलो आइए अब हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन का लिमिटेशन क्या है। देखो, इट इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटॉप मॉलिक्यूल, ये आइसोटॉप के लिए वैलिड नहीं। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि आइसोटॉप किसे बोलते हैं, सेम एटम होगा डिफरेंट, उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास क्या होगा डिफरेंट होगा। अब मास ही डिफरेंट होगा तो रेशियो कभी इक्वल होगा क्या, नहीं होगा ना। आओ एग्जांपल से देखते हैं। देखो वाटर H2O, तो हाइड्रोजन का मास कितना 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। अगर यहां पे हम रेशियो देखें तो देखो कितना आएगा 1:8, ये वाटर हो गया। हैवी वाटर, यहां पे हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या था एटॉमिक नंबर 1 था, इसका मास 1 था, इसका मास 2 था, इसका मास क्या था 3 था। और इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसी को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो एक हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है तो दो हाइड्रोजन कितना हुआ 4 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। यहां पे हम रेशियो निकालें तो क्या आ गया 1:4, यही ना आएगा, देख लो 1:4। तो देखो क्या ये रेशियो सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है।
तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन आइसोटॉप मॉलिक्यूल में फॉलो नहीं होता है। कोई दिक्कत? चलो आइए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ का होता है थर्ड लॉ, इसे देख लो आप, समझिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two can combine to form more than one compound, the masses of one element that combined with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता है स्मॉल होल नंबर रेशियो क्या है। समझो, अगर मान लो 1:2 आपको दिया हुआ है, या मान लीजिए 2:3 दिया हुआ है, या फिर 3:4 दिया हुआ है, तो बताओ ये होल नंबर का रेशियो है या नहीं है? है ना, होल नंबर। अब यहाँ स्मॉल होल नंबर का रेशियो करने का मतलब इन दोनों के बीच में कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या 1 और 2 के बीच में कोई और फैक्टर से डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा ना। 2 और 3 का कोई फैक्टर से डिवाइड होगा क्या? नहीं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और ये क्या है? छोटा नंबर है, उसी को हम बोलेंगे स्मॉल होल नंबर रेशियो। इस बात को पहले समझो। बहुत को यही नहीं समझ में आता है कि स्मॉल होल नंबर रेशियो है क्या। क्या बोल रहे? 1:2, 2:3, 3:4, इन सब में आप देखो क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो जो छोटा नंबर होगा इस टाइप का 1:2, 2:3, 3:4, यही क्या कहलाएगा? स्मॉल होल नंबर कहलाएगा। ठीक, अब आ जाओ क्या है लो उसे समझते हैं। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लो, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। चलो दो एलिमेंट है मान लिए ए, या चलो एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, H2O2। ठीक है, या चलो इस टाइप से बनाते हैं इसे, H2O2 क्या बना ये? H2O, तो यहां आपको देना होगा हाफ, सही है। एक और रिएक्शन लिख रहे, ध्यान दीजिएगा, H2 प्लस O2। अब क्या बन रहा है? H2O2। देखो ये H2O है यानी वाटर, H2O2 इसे हम क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो अब फिर से डेफिनेशन को पढ़ो, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। टू एलिमेंट है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कंबाइंड किया वाटर बनाया, ये आपस में कंबाइंड किया पर ऑक्साइड बनाया, तो मोर देन क्या बनाया? टू डिफरेंट कंपाउंड बना ना, वही है मोर देन वन कंपाउंड। अब देखो, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स मास, इनमें से किसी एक का मास को आप फिक्स कर दो। चलो फिक्स करते रहे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम है। यहां पे भी हाइड्रोजन देख लो कितना है? 2 ग्राम है। वही चीज लिखा हो देखो, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट यहां पे कौन है? ऑक्सीजन है। तो यहां पे ऑक्सीजन का मास कितना है? तो यहां पे देखो कितना है? 32 ग्राम है। यहां पे ऑक्सीजन कितना है? हाफ O2, हैप्पी मीनिंग बताए थे ना, ये कितना होगा? 16 ग्राम, यानी एक ऑक्सीजन है। तो देखो क्या है? आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो जो डिफरेंट एलिमेंट है उसका रेशियो निकालेंगे तो स्मॉल होल नंबर आएगा। तो देख लो यहाँ पे क्या है? 16, यहाँ पे क्या है? 32, ये क्या आया? 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, रेशियो कितना आया? 1:2। यही कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नहीं समझ में आया? एक बार और समझने की कोशिश करो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट है, दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है, देख लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर टू डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है? वाटर, यहाँ पे क्या बन रहा है? पेरोक्साइड। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास, इनमें से किसी एक का मास फिक्स है। तो देख लो हाइड्रोजन का मास फिक्स है 2 ग्राम 2 ग्राम। तो जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? स्मॉल होल नंबर आएगा। बताओ कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं ये लो क्लियर हुआ होगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप से बनाएंगे उसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या है? उसी चीज को लिखा हुआ, कोई नया चीज नहीं है। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। समझो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नीट या जेई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के आप कैसे पहचानिएगा? देखिए मान लीजिए 2 एलिमेंट है ए बी, है ना। अब जो कंपाउंड बनाएगा यही दो से बनेगा, कोई तीसरा नहीं आएगा।
मान लो ये बना लिया AB2, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा। मान लो बना लिया AB3, मान लो बना लिया A2B3, इस टाइप से। तो ये किसे फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। देख लो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, ए कितना है 1, यहाँ 1:2 है। यहाँ पे ए कितना है 1, ये 3 1:3 है। यहाँ पे क्या आया 2:3 आया। तो ये किसे फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। अब यहाँ पे पूछ लेगा कि एक को कांस्टेंट करना है, तो आसानी से एक को कांस्टेंट कर देंगे, दूसरा के रेशियो निकाल देंगे। समझ पा रहे हैं? आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए समझिए, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलिस्ट्रेटेड बाय, इनमें से बोल रहा है कौन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो आप देखो यहां पे कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। समझो कार्बन और ऑक्सीजन मिला होगा, है ना, एक बनाया कार्बन मोनोक्साइड, एक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी देखो वही दो एलिमेंट प्रेजेंट है। बी देखो तब समझ में आएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम क्लोराइड KCl। यहां पे देखो 3 एलिमेंट आ गया, पोटेशियम ब्रोमीन और एक कौन आ गया क्लोरीन, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। वाटर एंड हैवी वाटर देख लो H2O, हैवी वाटर में आइसोटोप होता है ना D2O, यहां पे देखो 3 एलिमेंट आ गया, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, बेरिलियम बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल 2, यहां पे देखो क्या आ गया 3 एलिमेंट आ गया, कैल्शियम और बेरिलियम, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, 2 डिफरेंट एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेगा तो यही दोनों से कंपाउंड बनेगा, कोई तीसरा नहीं आएगा। तो यहां पे देख लो कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोक्साइड बना, कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, दैट मीन्स ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो आइए, कार्बन इज फॉर्म टू फॉर्म 2 ऑक्साइड विथ 42.9% and 27.3% of carbon respectively, so that they obey law of multiple proportion। चलिए आपके लिए छोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन अगर ना बने तो होपलेस नहीं होना है, ये अपने आप में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर नहीं बना है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम सॉल्व कर देंगे। आइए समझो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ टीन इन इट्स 2 ऑक्साइड आर 78.77 gram and 88.12 gram, so that it follow multiple proportion। समझिएगा यहां पे क्या बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ टीन है दो ऑक्साइड में, एक में कितना है 78.77 ग्राम और दूसरे में कितना है 88.1 ग्राम। आपको बताना है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। आओ देखते हैं। देखो कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 मान लिए, मास ऑफ टीन कितना दिया है 78.77 ग्राम, दूसरे में मास ऑफ टीन कितनी है 88.12 ग्राम। यहां तक ठीक। अब बताओ ये परसेंटेज दिया है ना, परसेंटेज टोटल कितना होता है 100 होता है। तो टीन ऑक्साइड है तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल कितना होगा 100 ग्राम होगा। तो 100 में से 78.77 ग्राम अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो यहां पे फर्स्ट कंपाउंड में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना निकला 21.23, सेकेंड कंपाउंड में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना निकला 11.88। यहां तक आउट। अब चलो, अब यहां पे क्या बोलता है कि हमको एक को क्या करना है कांस्टेंट करना है। देख लो अभी वही तो बता रहे थे, कहां गया देख लो। यहां पे हाइड्रोजन के मास को क्या किए कांस्टेंट किए, तो दूसरा का जो रेशियो आएगा सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, यही तो कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आओ समझते हैं। देखो अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन को कांस्टेंट करना चाह रहे हैं, यानी सेम रखेंगे। तो देखो समझना 21.23 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड कर रहा है 78.77 ग्राम टीन से। तो बताओ 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने टीन से कंबाइंड करेगा, 78.77 डिवाइडेड हो जाएगा 21.23, है ना। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोग कीजिएगा। चलो ध्यान दो ये कितना आएगा, तो देखिए 78.77
डिवाइडेड बाय 21.23। देखो ये कितना आपका आया, 3.7 ग्राम ऑफ टीन। यानी हम यहां ऑक्सीजन का मास को क्या रखें, 1 ग्राम रखें। तो मास ऑफ टीन मेरा कितना आया, 3.7 ग्राम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑक्सीजन के मास को हम सेम कर रहे हैं और तब यहां पे टीन का मास हम निकाल रहे हैं, उसका रेशियो अगर सिंपल होल नंबर होगा तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। ठीक, आ जाओ सेकंड। देखो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड समझिएगा, देखिए क्या है, 11.8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड कर रहा है 88.12 ग्राम टीन से। तो बताओ 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने टीन से कंबाइंड करेगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बाय क्या होगा 11.88। यहां पे अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं, चलो देखो क्या होगा, 88.12 डिवाइडेड बाय 11.88, ये आपका कितना आया 7.4 ग्राम। तो सेकेंड कंपाउंड में, ये क्या है मेरा फर्स्ट कंपाउंड है, ये मेरा क्या है सेकेंड कंपाउंड है। तो यहां पे भी ऑक्सीजन कितना कर लिए 1 ग्राम, तो टीन कितना है 7.4 ग्राम, 7.4 ग्राम। तो देखो एक का मास हम फिक्स कर दिए, अगर इनका रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो चलो देखते हैं, मास ऑफ टिन इन फर्स्ट कंपाउंड रेशियो मास ऑफ टिन इन सेकेंड कंपाउंड। तो फर्स्ट में कितना है 3.7 है, सेकेंड में कितना है 7.4 है। देखो ये 1 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है, तो ये कितना आया 1:2 आया, सिंपल होल नंबर रेशियो आया। यानी ये लो ये किसे फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट कीजिए, ये आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए आइए फिर से देखो, नाइट्रोजन फॉर्म 5 स्टेबल ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन ऑफ द फॉर्मूला। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 5 स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, कौन कौन, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड एक्सप्लेन फुल्ली। देखो समझो, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है, N2O, फिर क्या बनाया NO, फिर क्या बनाया N2O3, NO2, N2O5। क्या कोई तीसरा आया क्या, नहीं ना, वही तो आपस में मिल करके उसी का डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। तो ये किसे फॉलो करेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन लेकिन अगर यहां पे आपसे पूछता है कि बताइए जो ऑक्सीजन है उसका सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, हम आपको हिंट्स देते, आप बनाइएगा। देखो N2O, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 ग्राम, तो यहाँ पे मास कितने नाइट्रोजन है 2, तो नाइट्रोजन का मास कितना हुआ 28 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम। NO में नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। N2O3 में नाइट्रोजन 2 है तो 28 ग्राम, ऑक्सीजन 3 है तो 48 ग्राम। NO2 में नाइट्रोजन 1 है 48 ग्राम, ऑक्सीजन 2 है 32 ग्राम। N2O5 में नाइट्रोजन 28 ग्राम, ऑक्सीजन 80 ग्राम। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, एक का मास को फिक्स करते हैं ना, तो आप नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दो। चलो फिक्स करते हैं, ध्यान देना। देखो 28 ग्राम रख रहे हैं, इस कलर को नहीं लेते, क्या है 28 ग्राम। तब ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। यहां पे देखो नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम, उसको फिक्स करना है, यानी इस नाइट्रोजन का मास को करना है 28 ग्राम। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए 28 ग्राम। तो बता 2 से आप ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये कितना आया 32 ग्राम। यहां पे नाइट्रोजन 28 है, रहने दो, ये क्या है 48 ग्राम है। यहां पे फिर देखो 14 है, तो फिक्स करने के लिए कितना लाना है 28, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 28 ग्राम। इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 ग्राम। यहां पे दिया हुआ है 28 ग्राम, तो ये कितना है 80 ग्राम।
तो देखो हम यहां पे क्या किए, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिए। अब ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाल लो, 16, 32, 48, 64 और आपका क्या है 80 है। क्या ये 16 से डिवाइड हो रहा, देख लो, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32। तो क्या आया, 1:2, 2:3, 4:5। तो देख लो क्या कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है ना। और ये होल नंबर है, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो को फॉलो कर रहा है, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। आपका नीट वगैरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा, ये हम क्यों किए, आपको समझाने के लिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते किसे हैं। जब भी आएगा एक के मास को फिक्स कर देना, दूसरे का रेशियो निकाल देना, अगर वो रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर आएगा, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ, थर्ड लॉ खत्म हो गया। अब आते हैं आपका क्या, फोर्थ लॉ, गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए गैलुसेक साइंटिस्ट था, गैसियस किसके लिए दिया, गैस के लिए, वॉल्यूम समझो, ये जस्ट लाइक लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जैसा है। वो मास के लिए था, ये किसके लिए आएगा, वॉल्यूम के लिए, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्या बोले फिर से समझो, अभी हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको बताए ना, वहां पे क्या था, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से अगर हम लेते हैं सेम कंपाउंड, तो उसका मास का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, फिक्स होगा। उसी टाइप से जब गैस का बात आएगा, तो गैस का हम यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे तो वो भी फिक्स होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, गैलुसेक लॉ। देखो स्टेटमेंट क्या है, when gases react together they always do so in simple ratio to one another to the volume of product at similar temperature and pressure। लेकिन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे, आओ देखो, अगर हम यहां पे एक बात करें, यहां पे at constant temperature and pressure the volume ratio of gases is equal to the mole ratio। हम मास में के टर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें, तो जो मोल का रेशियो होगा किसमें, मास में, वही रेशियो होगा वॉल्यूम में, दोनों कोई अलग नहीं होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल देखो, क्या होता है बताओ, H2 हाफ O2 मिल के क्या बनता है, वाटर बनता है H2O। क्या बनता है, वाटर H2O। यहां पे आप बताओ ये कितना मोल है, देखो 1 मोल है। ये कितना मोल है ऑक्सीजन, हाफ मोल है। ये कितना है, 1 मोल है। ठीक, मास में बात करेंगे तो किस में चला जाएगा, डेफिनेट कंपोजिशन में। वॉल्यूम में बात करेंगे तो किस में आएगा, गैलोसेक लॉ में। तो अब आ जाओ इसी को समझो, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन कंबाइंड कर रहा है, तो 100 ml क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। आप 1 को क्या मान लिए, 100, तो देखो 1 है तो यहाँ पे क्या हाफ है, तो 100 है तो हाफ क्या होगा 50। जब यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 मोल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन 100 ml है तो वाटर भी कितना बनेगा, 100 ml बनेगा। बस यही करना है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम में बात करना है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में मास पे बात करते हैं। तो अगर हम इसका रेशियो निकाल लें, 100 और क्या है 50, तो अगर हम इसका रेशियो निकालते देखो कितना आया, 2:1। तो ये भी तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। समझ पा रहे हैं, चलो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाओ, पहला तो यहाँ पे कुछ इसका पहले लिमिटेशन देख लेते हैं। इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। मान लो एग्जांपल दिया है FeO, FeO नहीं है, ये 0 है, 0.98, ऑक्सीजन 1.23। ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक है ना, फिक्स नहीं है ना। ये पॉइंट में ना, जहां पे पॉइंट आ जाएगा वहां पे गैलुसेक लॉ फॉलो नहीं करेगा, ये इसका लिमिटेशन होगा। आओ क्वेश्चन को देखो, किस पे, गैलुसेक लॉ पे। 1 liter N2 combined with 3 liter H2 to form 2 liter ammonia under the same condition, this illustrated the। समझिएगा, देखो हम रिएक्शन लिख रहे हैं, N2 H2, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड करता है तो अमोनिया बनता है NH3। आप इसे बैलेंस करो, चलो बैलेंस कर, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे 2 2, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 होगा, हाइड्रोजन 3 2 6, यहाँ पे 3 आया। आइए 1 liter N2 combine with 1 liter N2 combine with 3 liter H2 to form 2 liter under the same condition। देखो यहाँ पे गैसेस का बात हो रहा है,
और जब भी गैसेस का बात होगा तो हम उसे किस लॉ के अंदर लेंगे? लॉ ऑफ गै-लुसेक लॉ में लेंगे। वॉल्यूम का बात हो रहा है ना? चलो आ जाओ, फिर से एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर वेपर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। देखो वाटर वेपर, वेपर यानी किसका बात कर रहा है? गैस का बात कर रहा है। और गैस में कौन आएगा? गैस लोग आएगा। क्या है? 2H2O2 2H2। तो यहां पे बोल रहा है इफ 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन गैस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। हाइड्रोजन 10 लीटर है, वाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड, वाट वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड। यानी जब 10 लीटर हाइड्रोजन गैस है तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा और वाटर का वॉल्यूम कितना होगा। बहुत ही ईजी है, समझो। 2H2 प्लस क्या है? O2, क्या बना? 2H2, यही तो बना। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि गै-लुसेक लॉ में जो वॉल्यूम का रेशियो होता है किसके इक्वल होता है? मोल के रेशियो को इक्वल। तो आप मोल को कर लो ना। यहाँ पे कितना मोल है? 2 मोल। यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 मोल। यहाँ पे कितना मोल है? 2 मोल। अब हाइड्रोजन कितना दिया है? 10, यानी 2 के जगह पे कितना दिया हुआ है? 10 लीटर दिया हुआ है। तो 1 के जगह पे कितना होगा? खुद से बताओ। 5 लीटर होगा। अब 2 के जगह पे 10 लीटर, तो यहां पे भी तो 2 मोल है, तो यहां पे कितना होगा? 10 लीटर होगा। यानी हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन का वॉल्यूम 5 लीटर और वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? 10 लीटर। ठीक, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप मोल तो लिख ही सकते हैं ना, जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा गै-लुसेक लॉ में। लेकिन कंडीशन क्या है? टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। चलो आ जाओ, अवोगाद्रो लॉ क्या होता है इसे समझो आप। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। मतलब क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर गैसेस का वॉल्यूम फिक्स है, अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। यानी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट गैस है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल गैस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। एग्जांपल्स समझो, देखो 1 लीटर O2 है, 1 लीटर H2 है, 1 लीटर N2 है। यहां पे देख लो तीनों का क्या है? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए। गैस अलग अलग है, O2 है, H2 है, N2 है, लेकिन तीनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम है। तो जितना नंबर ऑफ मोल यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल यहाँ पे H2 होगा और उतना ही नंबर ऑफ मोल N2 का होगा। यही होता है अवोगाद्रो लॉ। यानी वॉल्यूम अगर यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है? A balloon contain 2 mole of helium gas and occupy volume of 44.8 liter at constant temperature and pressure. If more helium is added to make it 3 mole, what will be the volume of the balloon? समझो, बोल रहा है एक बलून है जिसमें कितना है? 2 मोल हीलियम गैस है, तब उसका वॉल्यूम कितना है? 44.8। अब यहां पे क्या किया गया? और उसमें क्या हीलियम को ऐड किया गया और अब वॉल्यूम कितना हो गया? 3 मोल। तो आपसे पूछ रहा है कि बलून का वॉल्यूम क्या होगा। तो अवोगाद्रो लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। यानी हम बोल सकते हैं V1 बाई N1 किसके इक्वल होगा? V2 बाई N2 के। ये कभी चेंज नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ। तो वॉल्यूम 1 कितना है? 44.8। नंबर ऑफ मोल कितना है? 2। यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है? 3 है। आप इसे डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 22.4। तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम को कंपेयर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, कितना आया? 67.2 लीटर। यानी योर आंसर विल बी सी। कोई दिक्कत? चलो आइए, तो यहां पे हम लोग 5 लॉ कंप्लीट किए, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक, अब आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में बात किया था, यानी ये सबसे पुराना लॉ है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या बोला उसने।
मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। उसने क्या बोला, जो मैटर होता है बहुत ही स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है, यानी उसका कहने का मतलब एटम जो होगा सबसे छोटा पार्टिकल होगा। बताओ ये सही है? नहीं ना। एटम को हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड कर दिए, इसलिए तो उसने नाम एटम दिया था। समझो यहाँ पे एटम, टम का मतलब टुकड़ा, ए निगेटिव को बताता है ना, यानी जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। समझ पा रहे हैं? भले ही उसका स्टेटमेंट गलत था, लेकिन दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में बात करने का हिम्मत तो किया था ना। समझ पा रहे हैं? तो पहला स्टेटमेंट उसका गलत हुआ। और सेकंड क्या है? एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज साइज मास एंड शेप। यानी एक एलिमेंट का, एक एटम का मास क्या होगा? सेम होगा। यानी डिफरेंट एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा, सेम एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सेम होगा। थर्ड क्या है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्टिव। यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट उसका गलत हो गया। फर्स्ट में उसने क्या बोला कि एक एटम का मास सेम, दूसरे एटम का मास अलग होगा। तो अब ये कब गलत हुआ स्टेटमेंट, इसको समझो। आइसोटोप आया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वन वन वन, इसका मास वन है, इसका मास टू है, इसका मास थ्री है। देखो है तो सेम एटम हाइड्रोजन है ना, लेकिन मास देखो डिफरेंट हो गया, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम। और उसने क्या बोला कि गिवन एलिमेंट का आइडेंटिकल ऑल रिस्पेक्ट, यानी गिवन एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा सेम होगा, यानी सेम एलिमेंट का मास कभी अलग अलग नहीं हो सकता है। तो जब आइसोटोप का डिस्कवर हुआ तो गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्टिव, यानी डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये कब गलत गलत हो गया? जब आइसोबार का डिस्कवर हुआ। देख लो, आर्गन और क्या, कैल्शियम, टू डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसका मास डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन इसका भी मास 40 ग्राम होता है, इसका भी मास क्या होता है? 40 ग्राम होता है। यानी सेकंड स्टेटमेंट भी उसका क्या हुआ? गलत हो गया। थर्ड देखो, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय यील्ड केमिकल रिएक्शन। ये आज भी सही है। क्या बोल रहा है? एक केमिकल रिएक्शन के दौरान और हम किसी भी मैटर को, किसी भी एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ पा रहे हैं? तो कुछ उसका स्टेटमेंट गलत हो गया, कुछ आज भी सही है। आ जाओ, अब लिमिटेशन उसी बात को देख लो। इट फेल टू एक्सप्लेन गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सही बोला। उसने क्या बोला कि इंडिविजुअल पार्टिकल एटम यानी सबसे छोटा, उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देखो आज हम इलेक्ट्रॉन का कम से कम फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये सब इसका फेल्यूर हो गया। फेल टू एक्सप्लेन आइसोटोप, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मास। अभी तो वही बता रहे थे। इसने क्या बोला? सेम एलिमेंट का मास सेम होगा, डिफरेंट एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा। लेकिन आइसोटोप में क्या देखे? सेम एलिमेंट है लेकिन उसका मास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये सब फेल्यूर हो गया उसका। उसी टाइप से फेल टू एक्सप्लेन आइसोबार, इट इज पॉसिबल फॉर अ डिफरेंट एलिमेंट टू हैव सेम मास नंबर। वही अभी जो हम इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे आपका, ये थर्ड वाले पॉइंट को। ठीक है, चलिए फिर क्या है? फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये इस बात को नहीं बता पा रहा था कि क्यों एक एटम मिल के आपस में मिलता है तब जाके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। फेल टू एक्सप्लेन बाय विच फोर्स एटम आर हेल्ड टुगेदर इन मॉलिक्यूल। ये नहीं, जब ये यही नहीं बता पा रहा था कि एटम कंबाइंड करके मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है, और मॉलिक्यूल तो बनता है ना, तो मॉलिक्यूल के अंदर में कौन सा फोर्स है जो उसको बांधे हुए रखा है, इन सब के बारे में डाल्टन्स कोई भी कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो यहां पे आज हम लोग इसे कंप्लीट किए। क्या? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए ये सभी चीज आप लगभग लगभग चीज आप पढ़ के आए होंगे। तो यहां तक हम जो स्टडी किए ये हम ऑलमोस्ट पढ़ के आए हैं 9-10 में। अब इसके बाद जो थर्ड लेक्चर से होगा आपका एक्चुअल में क्लास 11th स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।